चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाई? तो भाई देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, पहले तो इसको समझो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आसान भाषा में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि आपने ये सेंटेंस सुना होगा बहुत बार, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी हम बना भी नहीं सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, हमेशा बैलेंस रहती है, मतलब कंजर्व रहती है। एनर्जी कभी गायब नहीं होती, तो वही इसी लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की एनर्जी हमेशा बैलेंस रहती है, कहीं खोती नहीं है। तो ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। मतलब ये कह रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट एक हाइट से गिर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो कह रहा है कि ये वायलेट करता है, मतलब क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मतलब उसको खराब करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है कि एनर्जी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, एनर्जी कभी लूज नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर तो ये कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यानी कम हो रही है। तो भाई देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट यानी कि खराब नहीं करता। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो कुछ ना कुछ और बढ़ रहा होगा, तो क्या बढ़ रहा होगा वो देख लेते हैं, क्योंकि बैलेंस हमेशा मेंटेन रहेगा। पहले तो आपको फॉर्मूले से समझाता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मास और वेलोसिटी का स्क्वायर। ये दोनों आपको याद होने चाहिए, है ना। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से समझाऊंगा तुम्हें मैं क्या हो रहा है। तो ये कह रहा है मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये हाइट है ना, ये हाइट है, ये हाइट है, और ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे नीचे गिर रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे हाइट से, इस एच हाइट से ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी एच। तो यहाँ पर ये एच है, एच जैसे जैसे कम होगी तो यानी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एच कम होती जा रही है क्योंकि नीचे नीचे आता जा रहा है, तो एच कम हो रही है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो ये जो कह रहा है ना पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की डिक्रीज होती रहती है, तो वो समझा रहा हूं मैं क्यों होती है, क्योंकि एच कम होता जाएगा, एच मतलब हाइट कम होती जाएगी, नीचे जाएगा तो हाइट कम ही होगी ना। हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो वो तो बात सही है आपकी कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, लेकिन आप ध्यान से देखो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है ना, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। हाइट जरूर कम हो रही है क्योंकि नीचे गिर रहा है तो हाइट कम होगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे गिर रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी। और आप देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। तो अगर ये वेलोसिटी बढ़ेगी तो यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो आप एक चीज देख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी कम जरूर हो रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो बैलेंस हो गया ना। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट्स नहीं हुआ, वायलेट्स मतलब खराब नहीं हुआ, वो मेंटेन ही रहा। कि एक एनर्जी अगर घटी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी घटी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो इसका मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो हमेशा वैलिड रहा, वो घटा नहीं, क्योंकि एनर्जी हमेशा बैलेंस रहती है। तो हालांकि पोटेंशियल एनर्जी घटी क्योंकि हाइट कम होता जा रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करता है, तो हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रहा है वेलोसिटी तो बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो यानी कि एक पोटेंशियल एनर्जी घटी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो बैलेंस तो आपका मेंटेन रहा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। चलो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस दैट ओकर व्हेन यू राइडिंग अ बाइसिकल। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है वो जो बल्ब वाला था कि भाई कौन कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो इसमें बाइसिकल राइड में कौन कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पूछ रहा है, कि अगर कोई बंदा आ गया, हाँ ये बाइसिकल को चला रहा है, राइड कर रहा है, तो कौन कौन सी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम जब बाइसिकल चलाते हैं तो हमारे पैर की मसल्स होती है, तो मस्कुलर एनर्जी हम लगा रहे होते हैं। ये तो कॉमन सेंस भी आप बता सकते हो। तो साइकिल हम कैसे चलाएंगे, मस्कुलर एनर्जी से ही चलाएंगे। तो ये मस्कुलर एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट होती है, जब हम मसल से वो पैडल मारते हैं बाइसिकल के, मसल ही तो है, हमारे लेग के मसल यूज हो रहे हैं, तो मसल एनर्जी यूज हो रही है। तो वो मसल एनर्जी जो पैडल चलाती है तो साइकिल आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो मसल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा जब भी किस चीज में मूवमेंट होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, लिख देता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब स्पीड या मूवमेंट। इसको समझने के लिए मूवमेंट समझो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रही है, वो हिल रहा है, वो चल रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो आप देख रहे हो बाइसिकल को जब हम अपने मसल से, पैरों की मसल से पैडल मारते हैं तो आगे बढ़ती है, यानी कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ये पूछ रहा था वो यही है कि मसल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है मामला। ठीक है, तो ये था 7th का आंसर। नेक्स्ट देखो जल्दी से, क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी takes place when you push a huge rock with all your might and fail to move it।
वेयर इज द एनर्जी स्पेंड गोइंग? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी हम दूसरे चैप्टर्स में कर चुके हैं, मोशंस वगैरह में। कह रहा है कि अगर आप किसी बड़े रॉक को, बड़े पत्थर को, बड़ी चट्टान को अपनी पूरी जान से, विथ ऑल योर माइट, विथ ऑल योर माइट मतलब इंग्लिश का सेंटेंस है, विथ ऑल योर माइट मतलब अपनी पूरी ताकत से आप किसी ह्यूज रॉक को ऐसे धक्का देने की कोशिश करते हो, पुश करने की कोशिश करते हो, है ना? तो क्या होता है, आप लेकिन नहीं कर पाते, आप फेल हो जाते हो उसको मूव करने में, उसको मूव करने में आप क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो। तो वो जो एनर्जी जो आपने लगाई, जो मसल एनर्जी आपने लगाई उसको ऐसे रॉक को धक्का लगाने में, वो कहाँ चली गई, ये पूछ रहा है। वेयर इज द एनर्जी स्पेंड गोइंग? जो एनर्जी हमने लगाई उसको धक्का लगाने में उस रॉक को, वो कहाँ गई? क्योंकि हमने जो एनर्जी से उसको पूरी अपनी माइट से, पूरी अपनी ताकत से उसको धक्का लगाया, लेकिन मूव तो वो हुआ नहीं, फेल हो गया मूव करने में उसको, तो वो एनर्जी कहाँ गई, ये पूछ रहा है ये। तो बेसिकली होता क्या है, आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है? नहीं पढ़ा? ऐसे कैसे हो गया? न्यूटन थर्ड लॉ नहीं पढ़ा तुमने? न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही बात होती थी ना। तो हुआ क्या कि जो हमने जो एनर्जी लगाई ना रॉक को ऐसे, जो हम एनर्जी, मसल एनर्जी लगा रहे हैं, वो एक्चुअली वो जो रॉक भी हमारी तरफ जो एनर्जी लगा रहा है ना, उसको अपोज करने में बैलेंस आउट हो जाती है। क्योंकि ये बड़ा सा ये रॉक है, ये बहुत बड़ा रॉक है, रॉक डोन जॉनसन नहीं, रॉक पत्थर है, ठीक है। और एक हम छोटे से ये, हम तो हम इसको ऐसे पुश लगा रहे हैं, पुश लगा रहे हैं, तो हम जो यहाँ पर एनर्जी लगा रहे हैं ना, उसी को अपोज करने में ये जो रॉक भी एनर्जी लगा रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ से। हम ये एक्शन कर रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो ये एफ डैश फोर्स लगा रहे हैं उसी अपोजिट डायरेक्शन में। ये बैलेंस आउट हो गई, ये दोनों फोर्सेस बैलेंस आउट हो गई और ये मूव नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो जो पूछ रहा है ना एनर्जी कहाँ गई, तो हम ये बोल सकते हैं वो एनर्जी, इस ये जो रॉक ने जो एफ डैश फोर्स लगाई ना, उसी को अपोज करने में वो एनर्जी हमारी चली गई, जो एफ है, ठीक है। तो ये हुआ खेल इसका। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 केजी। पहले तो देखो, कभी भी न्यूमेरिकल आ गया भी है, जब भी कोई न्यूमेरिकल हो ना, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वो करते जाओ। पहले कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है मास 40 केजी का, लिख दिया जी, मास इज इक्वल टू 40 केजी। आगे बढ़ो, इज रेज टू हाइट ऑफ 5 मीटर, हाइट लिख दीजिए 5 मीटर। तो जो लिखा है बस वो करते जा रहे हैं। अबव द ग्राउंड, एक ऑब्जेक्ट है जो 40 किलो का है, उसको 5 मीटर की हाइट, ग्राउंड से 5 मीटर हाइट पे रेस किया गया, मतलब उस पर चढ़ाया गया। फिर कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है हमसे, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है वहीं से उस ऑब्जेक्ट को हमने गिराया, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, 5 मीटर की हाइट तक ले गए, उसके बाद फिर वहां से गिराया। तो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी कब पूछ रहा है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन, जब वो आधे रास्ते तक था। टोटल हाइट 5 मीटर है, आधा रास्ता कितना होगा, 5/2। तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है जब हाइट कितनी हो, आधा रास्ता यानी 5 का आधा यानी 5/2। तो ये दो चीजें पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है और काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है जब हाइट उसकी आधे रास्ते तक हो। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, ये वाले पार्ट। मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, याद है तुम्हें? इसलिए बोलता हूँ याद रखा करो चीजें, जो मैं बोलता हूँ सारी चीज कहीं ना कहीं यूज होगी। कौन से क्वेश्चन में, ये बताया था ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, MgH, MDH नहीं, MDH मसाले नहीं, MgH, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है MgH, MgH, MgH। तो लगा दो जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है Mg और H। M क्या है, ये रहा मास। तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं ब्लू कलर से। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू MgH, इस फॉर्मूला में पुट करूंगा तो M की वैल्यू क्या है 40, 40, H की वैल्यू क्या है 5, 5। तो बताओ ये G क्या होता था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो को हम G को हम 10 मान लेंगे, वैसे हम 9 पॉइंट एक्यूरेट अगर देखें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है जी की वैल्यू। पर हम यहाँ पर कैलकुलेशन पर्पस की वजह से उसको 9.8 को 10 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, अप्रोक्स में 10 ले लिया। पोटेंशियल एनर्जी में का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया MgH। तो MG और ये H, इसको सॉल्व कर दो, बस ये कितना हो गया 2000, 2000 हो गया। आप अपनी स्पीड पे सॉल्व कर सकते हो। और एनर्जी है, तो एनर्जी किस में होती है, जूल में। 2000 जूल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल दी 2000 जूल, 2000 जूल। सेकंड पार्ट अब हम करेंगे ग्रीन कलर से, कलर कोडिंग करते थे। अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ M v स्क्वायर,
ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब आप सोचोगे यार लेकिन वेलोसिटी तो पता नहीं है, मास जरूर पता है 40 kg है ना, पर वेलोसिटी तो पता नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी में कैसे निकालूं, ये आपके दिमाग में आएगा। लेकिन अब आप ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट भूल गए जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी क्वेश्चन नंबर 6 में। इसलिए बोल रहा हूँ रटो मत, क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको क्या 6 में पढ़ाया ना, हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना मैंने आपको, कि एनर्जी हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है, बैलेंस रहती है। एनर्जी हमेशा कैसे रहती है, इक्वल रहती है, बैलेंस रहती है। तो मतलब क्या है इसका, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी वो दोनों इक्वल होगी, क्योंकि आपकी कंजर्वेशन जैसे यहाँ पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही थी उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी बैलेंस रहा। तो इस क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल रहेगी किस पॉइंट पे, वहां पर वो हाफ हाइट तक पूछ रहा है ना आपसे, ये रहा, ये पूछ रहा है ना कि काइनेटिक एनर्जी निकालो जब हाइट हाफ हो, हाफ वे डाउन लिखा हुआ ना, ये हाफ वे डाउन। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इसमें वेलोसिटी की आपको जरूरत नहीं है, आप सीधे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो हाफ वे डाउन तक, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी, और एच क्या है, आधे हाफ में डाउन, यानी h/2 तक। बस इसमें पुट कर दो तो ये बराबर ही होगा काइनेटिक एनर्जी के। आपको ये वेलोसिटी नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल पाओगे। आपको ये समझना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी जितनी डिक्रीज हो रही है उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमने निकालेंगे h/2 हाइट पे, वही काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो पूछ रहा है वो इस फॉर्मूले से आ जाएगी mgh/2 से। तो बस सॉल्व कर दो यहाँ से। m क्या है 40, g अभी हमने बोला ऐसे तो 9.8 होती है, पर हम अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हैं। तो mg और h/2 यानी कि 5/2, सॉल्व कर दो इसको जल्दी से। 25 इंटू 40 कितना होता है, सही कर रहा हूँ ना मैं, हाँ। इसको आप जब सॉल्व करोगे 2 5 5 25 400 1000 जूल, तो बस पोटेंशियल एनर्जी हो गई 2000 जूल और काइनेटिक एनर्जी हाफ वे डाउन हो गई 1000 जूल। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट इज वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। तो भाई ये अर्थ है, ब्लू कलर से बनाते हैं अर्थ को, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ, और इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, ऐसे सैटेलाइट, सैटेलाइट ऐसे घूम रही है अर्थ के चारों तरफ, है ना। ये तो ये कह रहा है ये जो सैटेलाइट है क्या वर्क डन कर रही है, बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी पे, ग्रेविटी की फोर्स के हिसाब से क्या वर्क डन हुआ इस सैटेलाइट पे जब ये अर्थ के चारों तरफ घूम रही है। तो देखो आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका हूँ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और पूरा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, ये बताया था मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में। और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एस, इनके बीच में जो एंगल होता है ना वो होता है। तो अब देखो ये सैटेलाइट ऐसे घूम रही है, तो ये ग्रेविटी क्या, ग्रेविटी किस साइड लग रही होगी, ग्रेविटी ऐसे नीचे की तरफ लग रही होगी, ये ग्रेविटी लग रही है। और डिस्प्लेसमेंट यानी मूवमेंट कहाँ हो रही है सैटेलाइट की, मूवमेंट कहाँ हो रही है, मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। इन दोनों के बीच में ये ग्रेविटी और ये मूवमेंट, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ये एफ और ये डिस्प्लेसमेंट एस, ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, ये 90 डिग्री। और हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो इसका मतलब वर्क डन ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन आपका जीरो है। जो पूछा रहा था ना क्या वर्क डन होगा, तो वर्क डन आपका जीरो होगा। क्यों जीरो होगा आपको समझ आ गया ना, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो जब इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 90 डालता हूं तो cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये बच्चे ना केवल गलत कर देते हैं, इसको ध्यान से सुनना। कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट, थिंक, मतलब सोचो, डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड एंड टीचर। ठीक है, देखो अब ध्यान से सुनना इसको। पहले मुझे बताओ, मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को भूलो। फॉर्मूला फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। आप ये मुझे एक बात बताओ, और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ये पता है ना आपको कॉन्सेप्ट, आपने पढ़ा होगा फोर्स एंड ये मोशन वगैरह वाले चैप्टर में, कि वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, तो एक्सेलरेशन कितनी होती है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होती है। ये पता है ना आपको कॉन्सेप्ट।
क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही क्योंकि कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जीरो ही होगी। क्यों होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। डीवी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी जब चेंज ही नहीं हो रही तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। इसको डिटेल में आप उस चैप्टर में पढ़ सकते हो। अभी आप इतना याद रखो कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगी। भाई यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो पुट करूंगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो होगी। तो ये देखो चीजें कनेक्ट हो रही है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स जीरो हो जाएगी। लेकिन वेलोसिटी तो है, मूवमेंट तो है, तो मूवमेंट जरूर हो रही है। तो अगर मूवमेंट हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मूवमेंट। तो मूवमेंट हो रही है। तो ये बस यही पूछा रहा था कि कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स। तो इसका आंसर होगा यस। यस। यहां पर देखो अब फोर्स जीरो हो गई क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। फोर्स जीरो हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये कह रहा है कि अगर फोर्स नहीं है तो भी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। तो हाँ हो सकती है, हमने देख लिया, देख लो इस केस में। ठीक है, तो ये समझ लो, इसको समझने वाला क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देख लो। क्वेश्चन देखो फिजिक्स के हिसाब से इस क्वेश्चन को सोचने की कोशिश करना। कह रहा है पर्सन होल्ड अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 minutes एंड गेट्स टायर्ड, हैज ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो नॉर्मल भाषा में तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे कोई बंदा अगर अपने सर के ऊपर है, मतलब भूसा मान लो, सर के ऊपर 30 मिनट से लेके खड़ा, तो काम तो कर ही रहा है, थक तो रही है वो। तो लेकिन फिजिक्स के हिसाब से हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसे खड़ा हुआ है लेके, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हो ही नहीं रही, कुछ मूवमेंट हो ही नहीं रही, इसका मतलब वर्क आपका जीरो। फिजिक्स के हिसाब से वर्क ये जीरो कर रहा है क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, बस ऐसे ही आदमी है ना, और इस सर पे ऐसे लेके खड़ा हुआ है, कोई मूवमेंट तो कुछ भी नहीं हो रही। और फॉर्मूले में हमें मूवमेंट चाहिए, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो ये पूरा वर्क भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वर्क डन वुड बी जीरो। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी by discussing the energy change which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest? What happened to its energy eventually? Is it a violation of law of conservation of energy? तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप तो क्वेश्चन समझ आया तुम्हें। क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है, ये मैं समझाता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऐसे पेंडुलम है। पेंडुलम देखा होगा ना आपने फिजिक्स लैब वगैरह में, ऐसे ऐसे मान लो एक पेंडुलम है, ये बॉब से लटका हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे इस साइड ले गया, मान लो नाम दे देता हूँ, ये ओ साइड है, दूसरे कलर से दे देता हूँ, ये पेंडुलम लटका हुआ है। ठीक है, ये साइड है ओ, नाम दे रहा हूँ बस पोजीशन का, ये ओ पोजीशन पे ऐसे सीधा स्ट्रेट लटका हुआ है। ये वाली पोजीशन मान लो पी है, और ये वाली पोजीशन मान लो क्यू है। ठीक है, हम इस पेंडुलम को ऐसे ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसे ऊपर पीछे ले गया, पी की तरफ, पी की तरफ ले गया, है ना। तो ये पी की तरफ मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, डॉट डॉट करके मैं यहाँ पी की तरफ ले गया इसको, है ना। और पी की तरफ ले गया। अब ध्यान रखना, ये सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऐसे है वाइट से, तो यहाँ पर कुछ हाइट आ गई। ये ओ से पी की तरफ ले गया तो ये हाइट आ गई ना, कुछ हाइट आ गई, ये हाइट आ गई। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे पी की तरफ ऐसे हाथ से पकड़ के इस पेंडुलम को, विजुलाइज करो इस क्वेश्चन को, ऐसे पेंडुलम को पीछे ले गया पी की तरफ, और फिर मैंने इसको ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया। ये कह रहा है बस, यहाँ तक क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक पेंडुलम है, उसको हम एक साइड ले गए, लिखा हुआ ना, वी ड्रॉ अ पेंडुलम टू वन साइड, ड्रॉ अ पेंडुलम बॉब टू वन साइड। तो मैं इसको एक साइड ले गया पी की साइड, और उसके बाद फिर मैंने इसको ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया ऐसे। यहाँ से ओ से पी की तरफ खींच गया, विजुलाइज करो, ओ से पी की तरफ ले गया हाथ से पकड़ के, और फिर छोड़ दिया मैंने। तो जब मैंने इसको छोड़ दिया तो ऐसे घूमता रहेगा। आपको समझ आ रहा है ना बात। तो जैसे घड़ी का होता है, आपने देखा ही है, काफी इजी है विजुलाइज करना। ये पी पे ले गया, अब ये ऐसे घूमता रहेगा। फिर ये मान लो ये क्यू तक जा रहा है ऐसे, इसको भी डॉट से दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ जा रहा है। तो अब ये ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे पी से ओ से क्यू, फिर क्यू से ओ से पी, ऐसे ही घूमेगा ना। कोई पेंडुलम कैसे घूमता है, ऐसे तो घूमता ही हूँ। यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसे ही घूमता रहेगा, ऐसे 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 घूमता रहेगा।
तो ये कह रहा है कि क्या ये जब ये घूम रहा होता है तो एक तो पहले ये बताओ कि कैसे फिर रेस्ट पे आ जाता है, फिर इवेंचुअली एक पॉइंट पे तो ये रुक ही जाएगा, फिर वापस से सीधा हो जाएगा। तो ये तो पूछ रहा है पहले तो वो कैसे बताओ, व्हाई ये रेस्ट पे कैसे आ जाता है। दूसरा ये पूछ रहा है कि जब ये ऐसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा होता है तो एनर्जी का ट्रांसफर कैसे कैसे हो रहा होता है, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे कैसे हो रहा होता है। और ये भी पूछ रहा है क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो रूल है उसको वायलेट करता है, वायलेट करता है मतलब तोड़ता है उस रूल को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि भाई एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। यही पढ़ा था हमने। अब देखो ध्यान से देखो कि क्या होता क्या है। अब जैसे इस पेंडुलम को जब ऐसे स्ट्रेट था सीधा था, तो मैं इसको ओ पोजीशन से उठा के ऐसे हाथ से पकड़ के पी की तरफ ले गया, फिर मैंने जब इसको जब मैं पी की तरफ ले गया तो ये ऊंचाई पे आ गया, इसकी हाइट आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर हुई पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था ना प्रीवियस क्वेश्चन में, जब भी हाइट होती है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, ये हाइट। तो ये हाइट में यही दिखा रहा था, तो ये ऐसे मैं इसको पीछे की तरफ ले गया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी। फिर जब मैंने इसको छोड़ा तो यहाँ ये ऐसे धीरे 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 चल के जाएगा, फिर ये ओ पॉइंट तक आ जाएगा। जब ये ओ पॉइंट पे आएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर। वही क्वेश्चन है जो हमने पहले देखा था रॉक वाला। ठीक है, तो क्योंकि इस पॉइंट से जब हमने इसको छोड़ा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो इस काइनेटिक एनर्जी में, तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। फिर यहाँ पर इस पॉइंट पे पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। फिर यहाँ से इसको धीरे 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 ये ऊपर जाएगा, तो अब ये देखो वापस हाइट आ गई इसकी। तो अब यहाँ से फिर ये जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इस पॉइंट पे आकर फिर प्रॉपर्ली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई क्योंकि ये हाइट आ गई। तो इसी तरह से चलता रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। पॉइंट ये तो ट्रांसफर वाला पॉइंट तो आपको समझ आ गया कि भाई पोटेंशियल, ये इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हाइट है, यहाँ पर है काइनेटिक एनर्जी में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया। फिर ऊपर गया हाइट आ गई, ये हाइट आ गई, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, ऐसे घूमता रहेगा ये। ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन ये था कि भाई ये एक पॉइंट पे रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, वो क्यों, क्यों रुक क्यों जाता है, ऐसे कन्वर्ट होते रहे हमेशा के लिए। नहीं, जब हम ओपन स्पेस में हवा में, अब ये इन्वायरमेंट में नॉर्मल हमारे अर्थ के या एयर के इन्वायरमेंट में क्या होता है, एयर में भी तो एक फ्रिक्शन होता है। जो एयर है हमारी, जो हवा है उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। एयर पार्टिकल से टकराएगा, कुछ होगा तो धीरे धीरे एक पॉइंट पे धीरे 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 स्लो होके वापस से ऐसे सीधा हो जाएगा, वापस से जैसे ये सीधा हो रखा है ना, वैसे सीधा हो जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि वो जो एनर्जी है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करता। ये पूछ रहा है ना, इज अ वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नो, नथिंग कैन वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ये वायलेट नहीं करता। होता क्या है कि जब ये एयर में जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उससे टकरा के, जो हमें दिखते नहीं है नेकेड आई से, उससे टकरा के धीरे 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 फ्रिक्शन फोर्स लग के धीरे 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 इसकी एनर्जी उस एयर में ट्रांसफर हो जाती है और ये फाइनली ऐसे सीधा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, मूवमेंट करना बंद कर देता है। बेसिकली फिजिक्स की भाषा में इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब रुकना, रुक जाता है, ऐसे स्ट्रेट हो जाता है। तो होता क्या है, वो जो एनर्जी है वो ऐसे आपके एटमॉस्फेयर में चली गई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, मेंटेन रही, वायलेट नहीं हुई। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये इसमें एयर में एक पॉइंट के बाद धीरे 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 चली जाती है और फिर ये वापस से सीधा हो जाता है। और क्यों चली जाती है, क्योंकि एयर के अंदर फ्रिक्शन फोर्स है, पार्टिकल्स हैं, वो सब हम जो दिखते नहीं, वो धीरे 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 करके इसको वापस से ऐसे स्टिल पोजिशन पे, यानी स्टिल पोजिशन पे ले आते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आया। नेक्स्ट देख लो। चलो ये भी न्यूमेरिकल आ गया। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। पहले जो जो क्वेश्चन कह रहा है वो समझते जाओ। क्वेश्चन कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, हम लिख लेते हैं मास क्या है m, हमने लिख लिया मास क्या है, मास क्या है m हमने लिख लिया। हाँ, और क्या कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी भी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। कांस्टेंट वेलोसिटी है, ध्यान रखना, कांस्टेंट वेलोसिटी v से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसका मास m है। कह रहा है हाउ मच वर्क शुड बी डन, कितना काम होना चाहिए, हाउ मच वर्क शुड बी, कितना काम होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट के बाद रेस्ट पे आ जाए। ऑब्जेक्ट जो है वो एक पॉइंट पे क्या हो जाए, रेस्ट पे आ जाए। यानी कि रेस्ट पे जब आएगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं फिजिक्स में, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए। और इनिशियल वेलोसिटी इसकी, ये वैसे तो v दिखा रखी है पर इनिशियल वेलोसिटी को हम हमेशा u से डिनोट करते हैं। इसमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमेशा ज्यादातर फिजिक्स के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी को हम
यू से डिनोट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम? वी से। इस वाले वी से कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ वेलोसिटी बता रहा है, क्योंकि वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी को भी हम वी से डिनोट करते हैं। तो ये बता रहा है कि बस ये जो मास, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v है। तो मतलब जब ये चल रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी v होगी। तो चल रहा होगा मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी v है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की है v, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0, क्योंकि ये कह रहा है ना कि फाइनली रेस्ट पे आ जाए, मतलब रुक जाए। फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0। तो हमें क्या क्या पता चल गया? हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, मास पता है, और हमसे पूछ रहा है वर्क। हमसे पूछ रहा है वर्क। तो भी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया वर्क का एक फॉर्मूला एक और होता है, चेंज इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। करा था ना हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी वर्क का फॉर्मूला होता है। तो ये वाला लगेगा यहाँ पर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, तो वर्क इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, इन हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक हाफ एम, ये वाला पार्ट तो इक्वल ही रहेगा, तो ये कॉमन ले लिया, हाफ एम। बस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? वी, तो वी का स्क्वायर। फाइनल इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? वी। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। इसको सॉल्व कर दो आप। तो जब उसको सॉल्व करोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये है वर्क डन, ये आपका आंसर होगा। यही आपका आंसर होगा। तो इतना काम, इतना वर्क होना चाहिए, इतना वर्क होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट कर जाए। समझ रहे हो ना ये फॉर्मूला, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बस ये लिखा है, ये फॉर्मूला मैंने सब किया। अब इसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख सकते हो, हाफ एम फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हो हाफ एम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बस इसको सॉल्व कर लो तब भी वही आएगा आंसर, यही वाला। देखो हाफ एम कॉमन ले लिया, दोनों में हाफ एम है, तो उसका बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और आपको बताया यू स्क्वायर यानी कि इनसे आपका जो फाइनल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जब आप करोगे, तो आपको सॉल्व करोगे तो ये 0 होगा, और ये हाफ एम डी स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16, 15, 15 है क्वेश्चन। 15 देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ मास 1500 केजी। पहले मास आपको पता है 1500 केजी, मूविंग विद अ वेलोसिटी, वेलोसिटी भी पता है 60 किलोमीटर पर आवर। तो मास पता है, वेलोसिटी पता है, आपसे फिर से पूछ रहा है कि वर्क कितना होगा कि वो ऑब्जेक्ट आपका रुक जाए, रेस्ट पे आ जाए। यानी फिर वही जो प्रीवियस करा है वही वर्क डन का फॉर्मूला आप कौन सा लगाओगे? वर्क डन का फॉर्मूला वही सेम बिल्कुल जो प्रीवियस क्वेश्चन करा है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन चेंज इन याद रख लो कि जब भी काइनेटिक एनर्जी के केस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इन वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आपको जैसा मतलब आप कर सकते हो, बाकी माइनस का साइन आ जाएगा, लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको करना है। तो आप बस यहाँ पर आपको पता है कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है 60, और फाइनली रुकना है तो 0 हो जाएगी। फाइनली रुकना है तो आपको 0 हो जाएगी। तो हाफ एम हम कॉमन ही लेते हैं, वर्क डन निकाल रहे हैं, हाफ एम हम कॉमन ही लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल, या मैं लिख देता हूँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये है फॉर्मूला। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम, फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं तो v स्क्वायर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम तो हो गई, और इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं तो ये हाफ एम v स्क्वायर माइनस हाफ u स्क्वायर, ये होगा वर्क। तो बस यहाँ पर ही मैं वो पुट कर रहा हूँ, ये हाफ एम कॉमन है तो मैंने हाफ एम कॉमन ले लिया, तो आपका बचा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बस को सॉल्व कर दो, तो हाफ एम की जगह 1500, वी यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? फाइनली ये रुक जाएगा, फाइनली तो रुकना है, तो 0 का स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 60 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो बस अब इसको, ये तो नॉर्मल मैथ्स है। तो 1500 अपॉन 2, तो 1500 अपॉन 2 हो जाएगा 750, 750
ठीक है, और इसको आप सॉल्व कर दो। तो एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर जो स्पीड है यानी कि जो वेलोसिटी है वो किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। ये देखो ध्यान से देखो, वेलोसिटी यहाँ पर किस में है, किलोमीटर पर आवर में, ये देखा ना, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में, ये जो 60 है ना, ये हमने किलोमीटर पर आवर में लिख लिया, इसको आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में सॉल्व करोगे तो जूल में वर्क आपका, जूल में आंसर आएगा, ये जो वर्क सॉल्व कर रहे हैं हम जूल में आएगा। तो इसको मीटर पर सेकंड करो आप। तो इसको मैं इजी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना हो, सिंपल सा, किसी भी किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में करना हो, किसी को भी, एक चीज ध्यान रखो, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 60 है, 60 किलोमीटर पर आ रहे हैं, तो इसको मेरे को मीटर पर सेकंड में करना है, तो इसको बस सिंपली 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दो, आप ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। जैसे 50/3, तो 50/3 मीटर पर सेकंड। तो ये ट्रिक आपकी, शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रखना, किसी भी किलोमीटर पर आवर स्पीड को या वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में करना हो तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। और अगर मैं उल्टा बोलूं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 का रेसिप्रोकल 18/5। तो ये शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रखना। तो सिमिलरली मैंने यही शॉर्ट ट्रिक यहाँ लगाई कि किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई करा, तो आपका आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड। तो इसको आप यहाँ पर आप मीटर पर सेकंड में सॉल्व करो, 50/3 का होल स्क्वायर। तो बस आप इसको सॉल्व कर लो, 750, और ये माइनस है क्योंकि माइनस का साइन आएगा, 50/3 का होल स्क्वायर। तो ये काम मैं आपको देता हूँ, इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा जूल में। ये मैथ्स, नॉर्मल मैथ्स है, मल्टीप्लीकेशन ये आपको 750 इंटू -50/3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, वही आपका जूल में आंसर होगा और वही आपका वर्क डन है। ये बात पूछा है वो यहाँ पर आएगा, सॉल्व करो उसको। 750 इंटू 50/3 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 50 इंटू 50 और नीचे 3 इंटू 3 9। सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है कमेंट में। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स F is acting on an object of mass m, the direction of displacement is from west to east, shown by the longer arrow, observe the figure carefully and state whether the work done by the force is negative, positive or zero। कितना घुमाते हैं यार ये एनसीईआरटी वाले बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। सीधी सीधी बात ये पूछ रहा है, ये तीन फिगर है, ठीक है, इसमें एक फोर्स की डायरेक्शन दे रखी है, एक डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दे रखी है तीनों में, और आपसे पूछ रहा है कि भाई इसमें जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या जीरो है, बस इतनी सी बात है। भाषा में घुमा रहे हैं इंग्लिश में, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये फोर्स है ना, फोर्स का एरो ऊपर, ये डिस्प्लेसमेंट का एरो इधर, इस केस में फोर्स का एरो भी इधर, डिस्प्लेसमेंट का इधर। बेसिकली बस ये पूछ रहे हैं जो वर्क डन है वो कैसा होगा, बस इतनी सी बात है। इतनी सारी इन्होंने बकवास करी है। बेसिकली वर्क डन का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है वो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आपको इतना ही पढ़ा है ना अभी तक, आप 9th में हो तो इतना ही पढ़ा है, लेकिन जो इसका पूरा कंप्लीट फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये भी नहीं पढ़ा तुमने, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये है एफ एस कॉस थीटा, ये पूरा फॉर्मूला होता है इसका, तो इससे सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे होगा, एफ क्या है फोर्स, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है कॉस थीटा, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये कॉस थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होता है ना वो है ये थीटा। तो बस उससे सॉल्व हो जाएगा कि भाई वर्क डन आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इस वाले फॉर्मूले से। तो जैसे इस केस में फर्स्ट वाले फिगर में देखो, ये रहा फोर्स, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये रहा 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री को यहाँ जब डालोगे तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री आ गई मैथ्स की, cos 90 की वैल्यू होती है 0, और ये पूरा ही 0 हो जाएगा क्योंकि मैथ्स में किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा ही 0 हो जाता है, तो ये पूरा ही 0 हो गया, तो यानी इस केस में वर्क डन क्या हो गया, 0। सेकंड के केस में देख लो, फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, सेम डायरेक्शन में ना दोनों सीधे सीधे, तो इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 0। तो जब यहाँ पर थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू 0 डालूंगा तो cos 0 क्या होता है 1, तो cos 0 जब मैं 1 डालूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एफ इंटू एस ही रहेगा ना, तो पॉजिटिव रहेगा, तो वर्क डन आपका क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव अब इस केस में देखो, फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब अपोजिट, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, अपोजिट है ना। ये देखो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है, सीधी लाइन पे जो एंगल होता है वो 180 डिग्री, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, -1 होती है, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट लग गया यहाँ पर। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1,
तो यहाँ पर जब -1 लिखेंगे तो -fs हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, जब थीटा cos 180, थीटा को 180 डालेंगे तो cos 180 की वैल्यू -1, तो यानी f इंटू ये -fs हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, तो वर्क डन की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी नेगेटिव। तो बस यही पूछ रहा था। तो फर्स्ट फिगर में वर्क डन 0, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव। ये वाला फॉर्मूला याद रखो बस। नेक्स्ट देख लो। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। Sony says that the acceleration in an object could be zero even when several forces are acting on it. Do you agree with her? Why? क्वेश्चन समझ आया तुम्हें? ये भी बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है, कुड बी जीरो। कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है, इवन अगर उसके ऊपर कोई फोर्सेस लग रही हो भी उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है। सोनी ने ऐसा कहा, तो आप क्या एग्री करते हो इस बात से? तो मैं तो करता हूँ भाई, करेक्ट बात है कि अगर कुछ फोर्सेस लग रही हो किसी ऑब्जेक्ट पे तब भी उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है। ये सही बात है, आई एग्री, यस। तो एग्जांपल दिखा दो तुम्हें। मान लो ये कोई बुक है, ये बुक है, ठीक है, और ये बुक ऐसे सीधे हॉरिजॉन्टल ऐसे रखी हुई है फ्लोर पे। तो इस बुक के ऊपर देखो कितनी सारी फोर्सेस लग रही है। एक नीचे की तरफ ये ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, एक ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लग रही है। लेकिन क्या है कि ये जो नेट फोर्स है ना वो जीरो हो जाती है, क्योंकि दोनों इक्वल है। जो ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रही है वो भी, और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो भी, वो कैंसिल आउट होके जो नेट फोर्स लग रही है इस बुक पे वो जीरो हो जाती है। और देखो इसकी एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि मूव भी नहीं कर रही बुक अकेली, बस रुकी भी है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गई। तो आप देख पा रहे हो ना कि एक्सेलरेशन जीरो है, जबकि फोर्सेस लग रही है, नीचे भी लग रही है, ऊपर भी लग रही है, उसके बावजूद भी एक्सेलरेशन जीरो है। तो सही है बात, ये अग्री कर रहा हूं मैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंड टू द काइनेटिक एनर्जी। कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई मान लो ये बॉल है कोई, ये कोई बॉल है और ये साइड से ऐसे गिर रही है, गिरी फाइनली ग्राउंड पे जाके गिरी जाएगी और रुक जाएगी। तो ये पूछ रहे हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या हुआ जब ये ऐसे अर्थ पे स्ट्राइक करेगी ऐसे बॉल, उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो बेसिकली इसका सिंपल आंसर यहाँ पर आप इतना समझ लो कि हम, आपको पता है ये अभी इस पे ऊंचाई पे नीचे आ रहा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में पढ़ लिया। नीचे आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो ये यही बोल रहा है कि जो बॉल रुक जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या हुआ जो ये बॉल रुक जाती है। तो बेसिकली जैसे ये बॉल ऐसे अर्थ पे टकराती है तो क्या होता है, साउंड एनर्जी करके आवाज आती है ना, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, प्लस थोड़ी सी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वो जो साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी है ना, ये जो काइनेटिक एनर्जी है जो ऊपर बॉल में जो आ रही होती है नीचे नीचे, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो वो काइनेटिक एनर्जी इसमें साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जैसे ही वो अर्थ पे स्ट्राइक करता है, और इसीलिए इवेंचुअली ये बॉल आपकी रुक जाती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी प्लस हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपका वर्क एनर्जी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। कोई सा भी डाउट हो तो पूछ ही लेना। वीडियो कितनी लंबी हो गई? आई थिंक इसको यार 2 पार्ट में करना पड़ेगा, वरना बच्चे बोर हो जाएंगे। ठीक है, 2 पार्ट में डाल दूंगा इसको, कोई नहीं। तो ये चैप्टर आपका खत्म है। अब मुझे बताओ नेक्स्ट क्या पढ़ाना है तुम्हें, और कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो। नेक्स्ट मैथ्स की वीडियो आएगी आपकी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।